हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेनिथ एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले चैप्टर जो है हमारा वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का मीनिंग समझेंगे कि इसका जो नेम है उससे हमें क्या समझ आता। सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। तो अगर हम समझे लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री जो हो, डिग्री या पावर कह लो, दोनों एक ही बात है। तो डिग्री या पावर वो क्या हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, तो हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है एक्स और उसकी पावर है 1। चलिए अभी हम समझेंगे वेरिएबल का क्या मतलब होता है, डिग्री क्या होती है, पावर क्या होती है, पर अभी हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका। फिर बात करें हम, तो इसमें लिखा हुआ है 2 वेरिएबल्स, मतलब इसमें वेरिएबल कितने होंगे, 2। तो यहाँ तो हमने सिर्फ x लिया है, तो हम एक ऐसी इक्वेशन भी लिख सकते हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, और साथ में इसमें 2 वेरिएबल है, एक x एंड एक y। बहुत बढ़िया। अब जरा समझते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ लिखा है, हमने ये पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन क्या है और वेरिएबल पढ़ लिया, और वेरिएबल भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब समझना है पेयर, पेयर का मतलब इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ हमने इक्वेशन पढ़ी एक है, लेकिन यहाँ पर कितनी इक्वेशंस होंगी, 2 इक्वेशंस होंगी। सो अब जरा देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट, इसके बाद अपने को क्या करना है। चलिए तो अब अगर हम आगे बात करें, तो पेयर का मतलब है 2 इक्वेशंस होंगी। तो एक हम इक्वेशन मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गई, 2 इक्वेशंस हो गई। तो अब यहाँ पर जो चैप्टर का नेम है वो डिफाइन हो रहा है कि 2 वेरिएबल्स होंगे। तो 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है, एक x है एंड एक y है, एक x है एंड एक y है। फिर इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 2। तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन का मतलब वेरिएबल जो होगा x और y जो होगा उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। तो इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। तो ये इक्वेशन डिफाइन कर रही है इसके चैप्टर के नेम को कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए बहुत बढ़िया। अब समझते हैं एक जनरल इक्वेशन। जैसे अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन की बात करूं, तो जो लीनियर इक्वेशन है हमारी, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो x है एंड ये y है, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। x कॉमा y आर वेरिएबल्स। उसके बाद जो x के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, a लिखा है, y के मल्टीप्लाई में b लिखा है, जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई में लिखा होता है जैसे a एंड b, उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा c, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अब जरा मतलब समझते हैं कि वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। वेरिएबल्स का मतलब होता है वो वैल्यू जिसको चेंज की जा सकता है, जिसको चेंज किया जा सकता है। कोफिशिएंट्स वो है जो मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं वेरिएबल्स के, और कांस्टेंट टर्म वो है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं ज़रा थोड़ा सा आगे चल के, अब इस चैप्टर में अपने को करना क्या है। पहले मैं एक छोटा सा वेरिएबल के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशंस पढ़ी होंगी। जैसे मैं अगर बोलूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर y की वैल्यू निकालें तो एक प्लस का x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, सो 5 माइनस x आ जाएगा। अब हमें क्या करते थे, सॉल्यूशन टेबल बनाते थे क्लास 9th में, और वो सॉल्यूशन टेबल कुछ ऐसी होती थी, x और y होता था उसमें, एंड ऐसे हम डिफरेंट बॉक्सेस बनाते थे। वैसे हम 9th क्लास में वैल्यूज़ लेते थे, 2 वैल्यूज़ नहीं लेते थे, 3 वैल्यूज़ लेते थे, लेकिन 10th क्लास में हम 2 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 3 वैल्यूज़ ले, क्योंकि उससे वैल्यूज़ सही आती है, ठीक आती है, और ग्राफ भी हमारा अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाता है। सपोज करते हैं अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली, तो अगर x 1 लिया तो y क्या आएगा, y आएगा 5 माइनस 1, इट मीन्स 4, तो y आ गया 4। फिर हमने सपोज करो x की वैल्यू 2 ली, तो y क्या आएगा, y आ जाएगा 5 माइनस 2, इट मीन्स 3। तो अगर हमने x 2 लिया तो y आ गया 3, और अगर मैंने x मान लीजिए 3 लिया है, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 5 माइनस 3, x की जगह पे हम रिप्लेस करते जा रहे हैं 1 2, और यहाँ पर रिप्लेस कर दिया 3, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास अगर हमने 3 रखा तो ये सॉरी, तो ये हमारा 2 आ गया। इसका मतलब अभी अभी मैंने बोला था वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके। तो यहाँ पर हम चेंज तो कर रहे हैं, पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, और उसके हिसाब से क्या हुआ, हमारे पास अलग अलग वैल्यूज भी आती रही, 3 4 2, तो बेसिकली चेंज हो रही है वैल्यूज। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल का मीनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस अब इस चैप्टर में अपने को करना क्या है, इस चैप्टर में हमें वर्ड प्रॉब्लम दी होगी। अब वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, और उन स्टेटमेंट्स को समझकर हमको क्या करना होगा, इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास दो सिचुएशंस दी होंगी, उसके अकॉर्डिंग 2 इक्वेशंस बन जाएंगे। अब कई बार ऐसा भी होगा कि इक्वेशन दी होगी, तो जब इक्वेशन दी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें x एंड y निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, अब x एंड y निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे कि पहला जो मेथड्स है वो है हमारा ग्राफिकल मेथड, तो इसमें हम ग्राफ बनाएंगे। फिर दूसरा मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड जो हमारा थर्ड मेथड आता है उसे हम कह सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कह सकते हैं, यही कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एंड जो हमारा लास्ट मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ये मेथड अलग है एंड ये अदर मेथड्स अलग है। ओके, तो हमने नॉर्मली ये समझा कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। तो अब हमारा इतना बेसिक हो चुका है कि हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं 3.1। सो एक्सरसाइज नंबर 3.1, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको
पढ़ के बता देता हूँ कि क्या लिख दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. अब पहले तो हमें ये समझ लेना है कि यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे गए हैं, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो जहाँ पे एल्जेब्रिकली लिखा हुआ है, सबसे पहले ये थोड़ा मिटा देते हैं, क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है एल्जेब्रिकली, तो इसका मतलब होता है इक्वेशन मेकिंग, मतलब इक्वेशन बनाना। और जो दूसरा वर्ड दिया है जियोमेट्रिकली, उस जियोमेट्रिकली का मीनिंग है ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ बनाना। तो हमें मीनिंग समझ में आने चाहिए कि क्या क्वेश्चन में बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्ताब जो है, दो लोग हैं यहाँ पे, एक आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है। तो आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago। अब अगो का क्या मतलब होता है, तो मैं वहीं पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। अगर कहीं पे अगो लिखा हुआ है तो उसका मतलब है पहले, पास्ट की बात हो रही है। और अगर कहीं लिखा है फ्रॉम नाउ, तो मतलब क्या है, अब से उसमें किसकी बात हो रही है, बाद की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है, आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से कि 7 साल पहले जितनी तुम्हारी एज थी, अगर उसका 7 टाइम्स कर दिया जाए तो मेरी एज पता चल जाएगी, मतलब आफ्ताब की एज पता चल जाएगी। और सेकंड सिचुएशन ये दी कि अगर अब से 3 साल के बाद की बात की जाए, 3 years फ्रॉम नाउ, तो क्या होगा, जितनी तुम्हारी एज होगी उसका अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो पता चल जाएगी किसकी एज, आफ्ताब की एज। सो अभी हमें क्या नहीं पता, हमें नहीं पता आफ्ताब की और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज। तो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, वो हमने मान लिया x। और लेट प्रेजेंट एज ऑफ हीज डॉटर, वो हमने मान ली y। ये है इन ईयर्स और ये भी है इन ईयर्स। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या दिया है, पहले कंडीशन दी है 7 years अगो, तो मैं आपको समझा चुका हूँ अगो का क्या मतलब है, तो वही यहाँ पर मीनिंग है। तो अब क्या है, अगर मान लो कोई अभी 20 years का है, तो 7 साल पहले कितने का रहा होगा, 13 years का रहा होगा। तो कैसे बताया हमने, अभी की एज में से 7 years सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसी तरह अगर अभी आफ्ताब x years का है, तो 7 साल पहले कितने का रहा होगा, x - 7 का। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि पास्ट में जा रहे हैं तो सिर्फ आफ्ताब की एज में जाएंगे, हमें उसकी डॉटर की एज में भी जाना पड़ेगा पास्ट में। तो y - 7 हो जाएगा, डॉटर की एज में से भी 7 years सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब उसने बोला था 7 साल पहले जितनी आफ्ताब की एज है वो कैसे निकाली जाएगी, उसकी डॉटर की एज के 7 टाइम्स। अब कई लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है इस क्वेश्चन में कि सर यहाँ पर ना ये जो 7 है यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए था। तो एक सिंपल सी बात ये है कि ये क्वांटिटी छोटी है, और सिंपल सी बात है फादर की एज बड़ी ही होगी तो ज़्यादा ही होगी। तो अगर मैं बड़ी वैल्यू को और 7 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, और फिर उसकी डॉटर की एज और उसकी एज तो कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिसकी एज कम होगी, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसा है कि जिसकी एज कम है उससे 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से,
अगर मैं देखूं तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। सो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 को पहले y से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 7 जा 49। इस 7y को यहाँ ले आते हैं, इस माइनस 7 को यहाँ ले आते हैं। तो जब भी साइड चेंज होती है किसी वैल्यू की तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये जब 7 वहाँ जाएगा, ये LHS साइड है और ये RHS साइड है, तो जब ये वाली अपनी LHS है, ये अपनी RHS है, तो जब 7 LHS से RHS में जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। वहीं जो 7y है जब वो RHS से LHS में आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 49 एंड प्लस का 7। सो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 49 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 42 बचेंगे, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के ऊपर साइन माइनस है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या बोली, यहाँ लिख लेते हैं हम अगेन। और नेक्स्ट सिचुएशन बोली गई है हमारे पास 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल के बाद। 3 years फ्रॉम नाउ, तो जैसा हमने वहाँ अप्लाई करी कंडीशन वैसे यहाँ भी हो जाएगी। तो अभी जो है वो x है इनकी, 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी आफ्ताब की एज, और उसकी डॉटर की एज अभी y है, तो 3 साल के बाद y प्लस 3 हो जाएगी। और उसने बोला था 3 साल के बाद जितनी उसकी डॉटर की एज होगी उसका 3 टाइम्स करने पे, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स करने पर आफ्ताब की एज पता चल जाएगी। तो इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया। सो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 जा 9। पहले 3 को इससे कराया, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई कराया। सो अगेन इस 3y को यहाँ लाएंगे तो माइनस, इस 3 को यहाँ लाएंगे तो भी ये भी माइनस। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। तो 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन टेबल भी बनानी पड़ेगी। तो चलो बनाते हैं सॉल्यूशन टेबल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन हमने मान ली थी क्या इसे, हाँ मान ली थी। सो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस ऑफ 42। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये माइनस का 7y वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सो ये x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 42 प्लस 7y। तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल जिसे बोलते हैं, और इसमें हम अपनी डिफरेंट x और y की वैल्यूज रखेंगे। सो 3 वैल्यूज ले लेते हैं, सफिशिएंट रहती है 3 वैल्यूज। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमें ग्राफ बनाना पड़े वो पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना पड़े, जहाँ पे हमारा x एक्सिस भी पॉजिटिव हो और y एक्सिस भी पॉजिटिव हो। कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहाँ पॉसिबल हो सकता है वहाँ तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो हमने y की वैल्यू पहले ले ली 6। ऐसा क्यों किया, क्योंकि y इक्वल टू अगर 6 लेते हैं तो x कितना आएगा, माइनस 42 प्लस 7, और इस y की जगह 6 रख देते हैं। तो माइनस 42 प्लस 42, तो कितना आ जाएगा ये 0। सेम अगर सपोज करो y की वैल्यू आ जाए अब 7, तो x कितना आएगा, y हमने 7 लिया है, तो माइनस का 42 प्लस 7 इंटू 7, सो माइनस 42 प्लस 49। सो 49 में से 42 गया तो बचेगा 7, और बड़ी वैल्यू 49 है तो उसी का साइन आएगा।
तो जब 6 पुट किया था तो एक 0 आया था, अभी कितना है 7। अब सपोज कर लेते हैं अगर मैं y की वैल्यू 8 रख दूं तो x कितना आएगा, माइनस का 42 प्लस 7 इंटू 8। सो ये आ जाएगा माइनस का 42 और प्लस का 7 8 जा 56, तो ये बचेगा 14। तो अगर y हमने 8 लिया तो ये बचेगा 14। तो ये हमारी फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल रेडी हो गई। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, सो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये तो इतनी बढ़िया इक्वेशन है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये -3y है, वहाँ जाके प्लस होगा, तो अपने को इतना सोचना ही नहीं है कि नेगेटिव आएगी वैल्यू की पॉजिटिव आएगी, सारी वैल्यू प्लस की आएगी। तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। तो यहाँ पर आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। सो हम जो वैल्यूज लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं x और y की 1 2 3, 3 वैल्यूज ले लेते हैं। तो जब y हमने 1 लिया तो x कितना आएगा, 6 प्लस 3 इंटू 1, सो 6 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो अगर y हमने 1 लिया तो ये 9 आया x। अब नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं y इक्वल टू 2, तो x कितना आएगा, 6 प्लस 3 इंटू 2, सो 6 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 12। तो 2 लिया अगर y तो ये आ गया 12। और थर्ड वैल्यू y की जो लेनी है वो हमें लेनी है 3। तो अगर y हमने 3 लिया तो x कितना आएगा, 6 प्लस 3 इंटू 3, सो 6 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 9 15 आ जाएगा। सो 3 लेने पे ये हमारे पास आ गया 15। वेरी गुड। तो ये हमारे इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास दो टेबल बन गई, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो हम जरा एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम कितनी जा रही है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम जा रही है 14 तक और ये वाली वैल्यू जा रही है 15 तक। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। सो जो ग्राफ बनेगा वो हम ये बना लेते हैं पहले y एक्सिस, और ये अपन ने बना ली x एक्सिस। सो इक्वल गैप पे 3 3 का गैप ले लेते हैं, 3 6 then 9 then 12 and then 15 and then 18। so 3 6 9 12 15 and 18। यहाँ पर भी लिया 3 6 9 12 and 15। so 3 6 9 12 and 15। ये अपनी x एक्सिस है और ये अपनी y एक्सिस है। तो सबसे पहले पहला जो हमारा टेबल था उसमें पहला पॉइंट है 0,6, फिर 7,7 और फिर 14,8। तो पहले 0,6, तो यहाँ है 0। तो हमेशा ध्यान रखना x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पूरे x एक्सिस पे y हमेशा क्या रहता है 0। और अगर कोई पॉइंट x y एक्सिस पे होगा तो वहाँ पर हमेशा x की वैल्यू कितनी रहेगी 0। तो अभी जो पॉइंट है वो है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो x 0 है y 6 है, तो कहाँ आएगा पॉइंट, ये अपने पास पॉइंट आएगा इस जगह पे। ये पॉइंट आ गया अपना x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6। फिर सेकंड पॉइंट है 7,7, मतलब x भी 7, तो 6 और 9 के बीच में x एक्सिस के बीच में ये 6 है तो 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 आया होगा। तो ये 6 से थोड़ा सा आगे 7 हो गया, और ये 6 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर 7 हो गया। तो दोनों कोइंसाइड कहाँ कर रहे हैं, अप्रॉक्स इस जगह पे करेंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 7,7। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 8,14, 14,8, x 14 y 8। तो 15 से थोड़ा सा पीछे होगा 14 यहाँ कहीं, और ये y 8 यहाँ कहीं होगा।
तो ये अप्रॉक्स जो हमारा पॉइंट आएगा ये कहीं इस जगह पे आ जाएगा। तो अब हमने इसको इससे मिलाते हुए लाइन बना दिया और ये ऐसी लाइन बन गई। सो ये अपना ग्राफ एक लाइन, एक इक्वेशन की लाइन बन गई। और ये जो इक्वेशन थी अपने पास ये कौन सी थी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस ऑफ 42। चलिए अब सेकंड देखते हैं। जो अपनी सेकंड लाइन अपने को बनानी है, ठीक है, वो तो इजी है। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। तो x 9 है और y 1 यहाँ होगा, तो ये अप्रॉक्स यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9,1। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 12,2। तो x है अपना 12, y है 2, तो 3 से थोड़ा सा नीचे, तो अप्रॉक्स यहाँ कहीं आ जाएगा पॉइंट 12,2। और नेक्स्ट अपना पॉइंट है 15,3। तो x है 15 और y है 3, तो अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ कहीं आ जाएगा, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 3। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। सो ये कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी, आगे कहीं जाके मिलेगी लेकिन अभी मिल नहीं रही है। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे x एंड y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो अपन ने ये एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब क्या है, जो हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, आप ट्राई करें, अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर हो जाता है तो। और अगर इसमें भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में वो डाउट क्लियर हो पाए। उसके बाद जो 2 क्वेश्चंस हैं उनका आप इक्वेशन बनाइए, इजी क्वेश्चन है बहुत, इससे तो बहुत ज़्यादा इजी है। और इक्वेशन बनाइए, उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालिए। और अगर आपको उसमें कुछ डाउट आता है तो यू कैन ask your doubt in the comment section. Thank you for attending this lecture.